गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा मैम। सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब मैम। मैं दो गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग कुछ मैम। बात बताऊंगी, पहले सभी बच्चे सुन लीजिए प्लीज। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? पहले सभी बच्चे अपने माइक को म्यूट कर दीजिए और वीडियो को भी बंद कर दीजिए। देख चलो से आगे देख। माइक और वीडियो दोनों बंद हो जाए। फोटो उससे आगे। सीमा जोशी, अब मैं बता दूं क्योंकि मेरे को पता चल रहा है किसके किसके माइक ऑन है। सीमा जोशी, गंगोला जी, अपना माइक ऑफ करो, पहले ऑफ करो सभी। क्योंकि मेरे को ये अच्छा है कि तुम लोगों का नया नया है, तो इसमें होता है कि माइक में कैसी आवाज आ रही, हमारी हमारी फोटो कैसी दिख रही है। लेकिन इस समय बेटा सभी अपना माइक ऑफ कर दो। तेल का वो लेके आ सीमा बॉटल। जोशी ने अभी भी नहीं करा है। तेल की बॉटल लेके आ बस। विजय भारद्वाज तेल की प्लीज बोतल। माइक ऑफ करिए। ये भागी है ये। अब पता चला आज ऑनलाइन क्लास हुए तब पता चला। हाँ तो क्योंकि अगर आप लोग अपना माइक ऑफ नहीं करेंगे तो उसको हमें मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा। जो माइक ऑफ नहीं करेंगे हम मीटिंग से बाहर कर देंगे उसको। मैडम इनको बता दीजिए माइक ऑफ कैसे होता है करके। देखिए ऊपर जो है माइक वाला होगा, जब आप अपना मोबाइल दबाएंगे तो माइक वाला ऑप्शन आएगा, उससे वो आप क्लिक कर देंगे तो माइक ऑफ हो जाएगा। सीमा जोशी का अभी भी नहीं हुआ माइक ऑफ, ना माइक ऑफ हुआ ना वीडियो ऑफ हुआ। सीमा जोशी, हाँ देवी गोरखा का भी माइक ऑन है, बंद करो बेटा, नहीं तो आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। बहुत अच्छा चल रहा है सिनेमा मैडम, काफी बच्चे जुड़ गए आपसे। हाँ आज बहुत जुड़ गए, 92 बच्चे। नहीं सुनाई देगी अगर ये लोग माइक ऑफ नहीं करेंगे। हाँ नहीं सुनाई देगा। सीमा जोशी का नहीं ऑफ हुआ है। हाँ ये आ गया आ गया। फिर हम आपके साथ एक वीडियो वाली मीटिंग बाद में करेंगे, जिसमें हम आपको आमने सामने देख के बात करेंगे। अभी आप अपना माइक और वीडियो ऑफ करिए। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुई है। अभी शुरू नहीं अभी हुई है। घंटी लग जाएगी इसमें। गॉड्स गेमिंग। हाँ तो आपको भी बंद कर रखा है ना, कोई भी नीचे। कॉल कर सकते हैं, कोई बात पूछनी है क्या है ये? कोई प्रेजेंटिंग नहीं आ रही है ये। ओके सर, चलिए ठीक है सर। कान में लगी है, आवाज आ रही है। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस जो मोटिवेशनल वेबिनार है। इसमें आप सभी बच्चों का हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में जो लोग हैं और इसका हमारी एडमिन डाइट कौन है, टीचर फैकल्टी, कौन है इस क्लास आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज अभी किसी की आवाज आ रही है, माइक को बंद करिए। कल भी हमारी ये इतना तो कम मोटिवेशनल होते जा रहा वेबिनार है। हुई थी। हम तो ऑफलाइन होते जा रहे हैं। प्रमोद रस्तोगी, अरे क्या पता हो। बलराम तू चला जाए यहाँ से। अच्छा नहीं, लेकिन सर ये प्रमोद रस्तोगी से कहिए माइक ऑफ करे पहले। हाँ सर, आप तो ये लीजिएगा आप उसको।
चलिए अब हम आज किस इसको आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने जिनको सुना था उन्होंने आप लोगों को बहुत चीजें जो बताई थी उसका थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगी। कल गोल, ये प्रमोद रस्तोगी का अभी भी ऑफ नहीं हुआ, बोलता भी जा रहा है, लड़की वो बोल रही है। अगर माइक ऑफ नहीं हो पा रहा है तो अपना बोलिए मत आप लोग। हाँ काम करेगी वो ही खा रहे हैं चमचा। चलिए कल हमने गोल पे बात करी थी कि हमें, हाँ अब ठीक है। कल जो हमारे गेस्ट स्पीकर ने गोल पे बात करी थी कि हमें एक बहुत बड़ा गोल अपने सामने, महान लक्ष्य रखना पड़ेगा, तभी हम उस गोल को तय कर पाएंगे, चाहे फिर हम उस गोल को छोटे छोटे चीजों में तोड़ें। तो बच्चों तुम लोगों ने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। तो बिल गेट्स क्या कहते थे पता है आप लोगों को? वो कहते थे कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर हमेशा गरीबी रह गए और गरीबी अगर मर गए तो ये आपकी गलती है, यानी आपने कुछ काम नहीं किया, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ नहीं किया। हर चीज संभव है, हर एरिया में कैरियर है। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना है। हम जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है हम उसी फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब इसी के बाद मैं आज बुलाना चाहूंगी हमारे जो गेस्ट स्पीकर के रूप में हैं, वो एक है सोनिका चौहान मैडम है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है जीबी पंत यूनिवर्सिटी की और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। सोनिका मैम आप मेरे को सुन रही हैं? जी मैम मैं सुन रही हूँ आपको। सोनिका मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम का स्वागत करने से पहले मैं मैम को बधाई भी दूंगी, क्योंकि मैम की बेटी जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने नाम दर्ज करा है। मैम बहुत बहुत बधाई है, अभी 20 माह की ही बेटी है। थैंक यू सो मच मैम। क्या मैम? तो फिर अब मैं मैम आपको माइक देती हूँ। सोनिका मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमसे यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए, और सभी डायट फैकल्टीज का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे हम मोटिवेशनल प्रोग्राम हमारा एक वेबिनार के थ्रू हम कंडक्ट करवा रहे हैं, डायट यूएस नगर कंडक्ट करवा रहा है। तो उसमें आपने कल जो स्टूडेंट्स कल यहाँ पे कनेक्ट हुए थे उन्होंने भी देखा होगा कि 2 स्पीकर्स हमारे कल ऑलरेडी हमारे मोटिवेशनल बहुत अच्छा स्पीच दे चुके हैं। मैं भी कल कनेक्टेड थी, और श्री शैलेश पांडे जी का जो उन्होंने आपको बताया, थोड़ा सा ब्रीफ किया, वो चीजें मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी। फिर उसी के कंटिन्यूएशन में मोनिका चौहान ने जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा किया वो भी काफी इफेक्टिव था। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैं उस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थॉट्स और मोटिवेशनल स्पीचेस ना देते हुए जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपको करियर में आगे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसका एक्सपोजर, थोड़ा सा उसका आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगी। हो सकता है आपको उस चीज की जरूरत हो और वो आपके लिए आगे चल करके बेनिफिशियल साबित हो। तो मैं सबसे पहले तो मैं इस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जब भी स्टूडेंट्स, जब भी एक बच्चा 10th क्लास में होता है या 11th क्लास में, 12th क्लास में होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है ये सोचने के लिए, ये जांचने के लिए कि हम किस फील्ड में आगे बढ़े या किस फील्ड में अपना करियर बनाए। तो इस चीज के लिए सबसे पहले, जो कि शैलेश पांडे जी ने भी कल कहा, कि ये पहचानो कि आपका इंटरेस्ट किस जगह है, आप किस चीज में अच्छा करते हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। तो उस चीज के लिए ठीक है हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट हमारा किस फील्ड में है ये पहचानिए, किस चीज में हम अच्छा कर रहे हैं ये पहचानिए। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे पहले जरूरत है नॉलेज की, जो कि बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट से, अगर आपसे पूछूं, 12th क्लास में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका इंटरेस्ट किस जगह है, तो गिन चुन करके आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी? जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, और जो फील्ड्स के बारे में आपने सुना हुआ है। तो मोटे मोटे 3-4 फील्ड्स हम सुने रहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया,
मेडिकल हो गया, एमबीबीएस आप कर लें, और या फिर कॉमर्स वाले सीए को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल किसी फील्ड में आप चले जाएं। तो ये 3-4 फील्ड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस हैं। इन्हीं चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जबकि और भी कई सारे कोर्सेज, कोई कई सारी स्ट्रीम्स, कई सारे डोमेन इस तरीके के हैं जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा मैं अगर आपसे किसी से भी पूछूं, आपसे नहीं किसी से भी अगर पूछें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो वो इंटरेस्ट सिर्फ उसी एरिया में बता पाएगा जिस चीज की उसे नॉलेज है। तो सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये पता करें कि क्षेत्र कौन कौन से हमारे इर्द गिर्द, किस तरीके की संभावनाएं हमारे लिए अवेलेबल हैं, कि हम इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इधर भी काम कर सकते हैं, होम साइंस में भी जा सकते हैं, फिशरीज में भी जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। तमाम इतने सारे हमारे इर्द गिर्द इतने सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं जिन चीज की हमें नॉलेज नहीं है, और अगर हमने कभी सुना भी है तो हमें उस चीज का पता ही नहीं है कि उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए, उस क्षेत्र में जाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में लिख करके जैसे ही आपको वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। तो आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? हाँ मैम, दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। ये तो एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। तो सबसे पहले, क्योंकि जो मेरा मेन स्ट्रीम रहा वो बायोलॉजी और मैथ्स का, मेरे पास 11th-12th में मैं बायोलॉजी और मैथ्स मैंने लेकर के 11th-12th किया है। तो बायोलॉजी फील्ड के लिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर आने वाले हैं, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगी। जिस फील्ड में मैं अभी प्रेजेंटली कनेक्टेड हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड में और मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड में, मैं थोड़ा उसके बारे में बच्चों को जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो जब एक स्टूडेंट या एक बच्चा 11th और 12th स्टैंडर्ड में होता है, या फिर 10th स्टैंडर्ड के पास करके 11th स्टैंडर्ड में आता है, तो उसके पास क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो कई बच्चों में ये चीज थोड़ा मिथ है कि हम एक बार 12th कर लेते हैं, अच्छे से पास कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या किया जाए। जबकि हमें काफी पहले से 9th या 10th स्टैंडर्ड से ही हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, हम उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में आगे की तैयारी करते चले अपने साथ। तो सबसे पहले तो सबसे जो फेमस फील्ड है, जो ट्रेडिशनल, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस भी है, वो है इंजीनियरिंग फील्ड, जिसके बारे में कल शैलेश पांडे जी ने भी थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। उन्होंने खुद आईआईटी से अपनी पढ़ाई करी है, आईआईटी रोपड़ से। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगी आईआईटी में जाने के लिए बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के लिए आपका जो एग्जाम होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो है जेईई मेंस। जेईई है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पहला एग्जाम होता है जिसमें बच्चे को बैठना होता है और उसमें उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इस एग्जाम के थ्रू काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसा कि आपके ही उधम सिंह नगर में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कि मैं भी बिलोंग करती हूँ, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और उत्तराखंड में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, भले ही वो प्राइवेट हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हैं, वो सभी जेईई मेंस की जो मेरिट बनती है, जेईई मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे मेरिट बनती है, उसी के बेसिस पे आपको इसमें कोर्स, उसी के बेसिस पे आपको इसमें किसी का स्पीकर आप चौहान सर, आप म्यूट कर सकते हैं। किसी वेट अ मिनट मैम, थोड़ा सा मैं ओके। तो
ठीक है, तो मैं जेई मेंस की बात कर रही थी, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस की। तो इसमें काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इस बेसिस पे एग्जाम देती हैं। फिर इसमें से इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसमें से जो टॉप कुछ 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस देने के लिए। तो जेई मेंस अगर आप देंगे तभी आप जेई एडवांस दे पाएंगे। तो जेई एडवांस के थ्रू आपको जो भी हमारे टॉप आईआईटीज हैं, 7-8 आईआईटीज हमारे टॉप आईआईटीज हैं, इन टोटल हमारे पास 24 आईआईटीज हैं इस समय ऑल ओवर द इंडिया, पुराने आईआईटीज और नए आईआईटीज को मिलाकर के, जिसमें कुल 50-60 हजार कुछ सीट्स होती हैं। तो इस जेई एडवांस के थ्रू आप, इसमें भी पीसीएम का ही टेस्ट होता है, ये थोड़ा सा उससे हाई लेवल का टेस्ट होता है, क्योंकि जो जेई मेंस हमारा एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, और जो जेई एडवांस एग्जाम है वो हमारे जो टॉप आईआईटीज हैं, 7-8 आईआईटीज, वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए, अब ऐसा होता है कभी बच्चे को जानकारी नहीं होती है जेई का, वो एग्जाम नहीं भर पाया, और अगर जानकारी भी है तो किसी कारणवश उसका जेई अच्छा नहीं जा पाता है एग्जाम, या जेई वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए संभावनाएं खत्म हो गई, उसके लिए और भी टेस्ट हैं, जैसे कि एक बिट सेट है। बिट सेट बहुत फेमस टेस्ट है, आप लोगों ने सभी ने पिलानी बिट्स करके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। तो पिलानी, जब सबसे पहले हम बिट्स की बात करते हैं तो हमारे मतलब बाय डिफॉल्ट मुंह से निकल जाता है बिट्स पिलानी, क्योंकि पिलानी जो है वो हमारा सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है बिट्स का। तो इसी बिट्स का और 2 जगह और ब्रांचेस हैं, एक तो बिट्स गोवा भी है और बिट्स हैदराबाद भी है। तो तीनों के लिए बिट सेट का ही एग्जाम होता है। तो बिट सेट का भी एग्जाम दे करके स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना सकता है। फिर मेट, जो कि आप 4th नंबर पे मैंने लिखा हुआ है मेट एग्जाम, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए मेट एग्जाम है। फिर 5th नंबर पे VIT ट्रिपल ई लिखा है, ये वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है साउथ में, उसके लिए एग्जाम है। ऐसी सीक्वेंस में SRM JEE का भी एग्जाम है। तो ये सारे कुछ एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही एग्जाम है, और भी काफी सारे एग्जाम्स है, बट ये कुछ फेमस एग्जाम्स है 5-6 जो कि स्टूडेंट्स दे सकते हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का मतलब है या तो आप बीटेक की डिग्री करेंगे या फिर BE की डिग्री करेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करेंगे या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी फील्ड में ही एक और करियर होता है BArch, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड उसी के बारे में है। तो ये जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा बिल्डिंग से रिलेटेड है। हम कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग डिजाइनिंग, या वो तो कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है, प्राइवेट बिल्डिंग्स भी हो सकती है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हो सकती है, किसी भी तरीके की बिल्डिंग से रिलेटेड, उसमें सब इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीजें इंक्लूड होती हैं। तो वो तो एक स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें आर्किटेक्चर वाले फील्ड में जाने के लिए भी जो जेई मेंस और जेई मैंने एग्जाम एडवांस एग्जाम आपको इंजीनियरिंग यानी बीटेक BE के लिए बताया, वही एग्जाम आर्किटेक्चर के लिए भी होता है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको उसमें भरना होता है कि आप ये फॉर्म आर्किटेक्चर के लिए भर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म उसमें भरने पड़ेंगे। तो एक फॉर्म आप भरेंगे इंजीनियरिंग के लिए, उस फॉर्म में आप टिक करेंगे इंजीनियरिंग की तरफ, और एक फॉर्म भरेंगे आप आर्किटेक्चर के लिए, अगर आप दोनों फील्ड्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और जो सबसे फेमस हमारा टेस्ट है वो नाटा टेस्ट है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है। जेई भी ऑल इंडिया लेवल पे है, बट ये दोनों अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं टेस्ट। तो ये भी हमारा आर्किटेक्चर के लिए होता है। लेकिन नाटा में थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश में होता है टेस्ट, जबकि जेई जो है वो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल भाषाओं में भी टेस्ट होता है। नाटा जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो ये चीज आपको टेस्ट देने से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले या अपना ये मन बनाने से पहले कि मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि ये फील्ड्स हमारे चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है। आपको उस चीज के बारे में और ज्यादा जानना है तो आजकल तो गूगल का जमाना है, आजकल नेट का जमाना है। जो भी हम चाहें, जिस भी चीज के बारे में हमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो पहले क्या हुआ करता था, कोई किसी चीज के बारे में जानता था तो हम उसी से नॉलेज ले पाते थे। तो आजकल तो गूगल है, आप सब उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस पर्टिकुलर
चीजों पे हम विश्वास करें। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह देख लिया और उस पर विश्वास करके फिर आगे चल गए। हमें 5-6 जगह टैली करना पड़ेगा। जैसे कि हम चेकअप कराने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो एक डॉक्टर ने हमें बता दिया कि आपको तो ये बीमारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या सच में है, क्या डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा है, या फिर क्या वो गलत पैसे बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, टैली करते हैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के। तो इसी तरीके से है कि नेट पे भी जानकारी, मैं भी कुछ जानकारी डाल सकती हूँ, आप भी कुछ जानकारी डाल सकते हैं। तो कहीं जो हमें जानकारी मिल रही है नेट के थ्रू, क्या वो ट्रस्टेबल है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक जगह देखा और एक जगह देख करके हो गया। बहुत सारी जगह देखा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा, उसके कॉमन पॉइंट्स नोट कर लिए, फिर उनको वैलिडेट कर लिया, फिर उस पे विश्वास किया कि हाँ इस तरीके से होता है। हालांकि ये कॉम्पिटिशन है, इनके बारे में बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं पड़ा होता, जो नॉलेज बेस्ड चीजें हैं। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हो, मैं आगे बताऊंगी कि KIT आपके सामने 5 टेस्ट लिखे हुए हैं। ये सारे टेस्ट, जो लास्ट वाला टेस्ट है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, BR। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो आर्किटेक्चर है, वो सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्किटेक्चर में सीट ऑफर करते हैं। सभी IIT या सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स आर्किटेक्चर की सीट्स नहीं रखते हैं, या आर्किटेक्चर उसमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो कुछ सेलेक्टेड है, वो चीजें भी आपको जाननी पड़ेंगी कि आर्किटेक्चर में अगर आपको नंबर लाना है, अपना आर्किटेक्चर की फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपको कितने रैंक तक के लिए वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए जिससे कि आपको आर्किटेक्चर वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। फिर जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आप इन तीनों, यानी कि आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर एनडीए के अलावा अगर वुमेन कैंडिडेट्स को डिफेंस सर्विसेज में जाने का इंटरेस्ट है, जाने का मन है, तो क्योंकि वो एनडीए के थ्रू तो जा नहीं पाएंगी, तो उनको थोड़ा वेट और करना होता है। वो ग्रेजुएशन के बाद जा सकती है, वो किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन कर ले, ग्रेजुएशन करने के बाद वो CDS का एग्जाम लिख सकती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। इसके थ्रू भी आप नेवल एकेडमी में या फिर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में आप एडमिशन पाते हैं। तो मैं इन फील्ड्स को ज्यादा अच्छे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं ज्यादा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो। फिर उसके बाद आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेवी में और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। नेवी तो हो गया हमारा डिफेंस सर्विसेज, जिसमें हम देश की सेना में काम करेंगे, और मर्चेंट नेवी है हमारा कमर्शियल कार्गो शिप्स के लिए। तो जो जहाज अपने जो ट्रेड होता है हमारा बाहरी देशों के साथ में, जल शिप्स के थ्रू, उसके लिए ये मर्चेंट नेवी में जाया जा सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी अर्निंग भी होती है, और इसमें बहुत अच्छा, मतलब ये करियर बन सकता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनके बारे में कुछ बच्चों को तो पता ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं ज्यादा नॉलेज होती है कि कब कौन सा एग्जाम दिया जाए। तो ये वाला जो मर्चेंट नेवी का एग्जाम है, ये आप 12th के बाद देते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको CDS का एग्जाम बताया, ये बैचलर डिग्री के बाद दिया जाता है, यानी कि आप सिर्फ कुछ BSc वगैरह कुछ करेंगे, उसके बाद आप CDS का एग्जाम लिख सकते हैं। और NDA का एग्जाम खाली लड़कों के लिए होता है, बॉयज के लिए होता है, और ये 12th के बाद लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मर्चेंट नेवी तक आपका हो गया। इसके बाद एक बहुत अच्छा स्कोप है पायलट में। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, तो पायलट के लिए भी 2 तरीके के पायलट बने जा सकते हैं। या तो एक सिविलियन और कमर्शियल पायलट होता है, जिन फ्लाइट्स में हम लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि एयर इंडिया की या इंडिगो की, जो कि प्राइवेट एयरलाइंस या गवर्नमेंट एयरलाइंस है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वो तो हो गया कमर्शियल पायलट। तो उसके लिए एक NAA एजेंसी है, उससे
एफिलिएटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी ट्रेनिंग कराते हैं पायलट की, और मिलिट्री पायलट आप डिफेंस सर्विसेज में जाकर के बन सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एनडीए का और सीडीएस का मैं थोड़ा सा ब्रीफ पहले ही कर चुकी हूँ। तो 2 तरीके से पायलट बना जा सकता है। तो आप पायलट अगर ये रुचि रखते हैं कि आप भी विमान उड़ाएं, तो आप इस फील्ड के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा और, है ना। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गए कुछ जो बहुत फेमस कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में कई लोगों को पता भी होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। अब कुछ नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस की यानी कि बीएससी की, तो गिन चुन करके 4 या 5 स्ट्रीम्स हमारे दिमाग में आती हैं कि बीएससी पीसीएम हो गया, जेडबीसी हो गया, या अगर कॉमन भी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, कि अगर स्पेशलाइज्ड भी कर रहे हैं, ऑनर्स भी कर रहे हैं तो फिजिक्स में कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसी में बीएससी होती है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली जा सकती है, जिसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट जॉब भी परस्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट नौकरी में आप जा सकते हैं सिर्फ बीएससी डिग्री करने के बाद। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे एक जो मैंने शेयर किया हुआ है बैचलर ऑफ साइंस, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद वाला है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस सुनने से ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है क्या, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुनने से भी ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है क्या, परंतु ऐसा नहीं है। सिंपल जो ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन हम करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, वो भी हम इन स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। तो फिर इसी कंटिन्यूएशन में बीएससी नर्सिंग, बीएससी फैशन डिजाइन, बीएससी एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी। फैशन डिजाइन में नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है इसका। मैम, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज आप मुझे नहीं मैम, स्क्रीन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है मैम। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है। वो या तो बीच में किसी का हिंड्रेंस हो गया होगा। मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। मैं बच्चों से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर ना करें बीच में, क्योंकि मैं बार बार चेक नहीं कर पाऊंगी कि मेरी स्क्रीन कंटिन्यूएशन में चल रही है या नहीं चल रही है। तो अगर बीच में आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली गायब हो जा रही है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे उसको। यस मैम। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सारी स्क्रीन्स को दोबारा से एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्लाइड ये थी कि 12th पीसीएम के बाद ये आप इन चीजों में करियर बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, कि इंजीनियरिंग में हमारे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। ये 6 एग्जाम्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे। मैं थोड़ा सा दोबारा से स्क्रीन आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए ये कुछ एग्जाम है। तो अगर बच्चे कुछ नोट कर रहे हैं इसमें देख करके, तो आप नोट मत करिए, आप सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं ये जो आपकी ये मेरी प्रेजेंटेशन है ये मैं शेयर करवा दूंगी आप लोगों के ग्रुप में, तो आप उसके लिए कृपया परेशान ना हो। तो लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो मैं बातें बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुने। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर के लिए हो गया। फिर उसके बाद एनडीए का एग्जाम है, जो मैंने बोला ओनली फॉर बॉयज होता है। गर्ल्स अगर अब डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती हैं तो वो सीडीएस का एग्जाम लिख सकती हैं, जो कि राहुल सिंह प्लीज आप शेयर ना करें अपनी स्क्रीन, क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं तो मेरी स्क्रीन यहाँ से डिलीट हो जा रही है। मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हो आप? देवू गोखरा, आप भी हटाइए अपनी स्क्रीन। हेलो मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में।
तो मैं मशीन ड्राइंग, आप अगर जान पाए तो मैं मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मशीन डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा क्या काफी नया होगा। ठीक है, तो अब आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। आप Good morning, बच्चे ma'am. कृपया अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें, क्योंकि उस तरीके से मेरी स्क्रीन यहाँ से आप शेयर करेंगे तो मेरी स्क्रीन यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो बैचलर डिग्री करने के बाद आप सीडीएस एग्जाम में जा सकते हैं। फिर मर्चेंट नेवी में जाया जा सकता है। मर्चेंट नेवी में आप जाने के लिए आपके सामने आपका लिखा है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एक एग्जाम होता है, और भी कई एग्जाम होते हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। तो वो मैंने आपको बता दिया कि मर्चेंट नेवी का क्या वर्क होता है। इसमें भी आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि लिखा हुआ है मेरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप पायलट अगर बनना चाहते हैं तो एविएशन फील्ड में अपना ये कौन है सदगुरुदेव, आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि फिर मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है। टाइम मुझे बहुत लिमिटेड मिला है कि मुझे आधे घंटे में अपना लेक्चर फिनिश करना है, तो मैं यही करती रह जाऊंगी कि मैं बार बार शेयर ही करती रहूंगी, और आप लोगों तक पूरा मेरा जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो शायद ना पहुंचा पाऊं फिर टाइम की कमी की वजह से। ठीक है, तो इसमें आपके दो फील्ड्स हो सकते हैं, एक सिविलियन कमर्शियल पायलट का फील्ड हो सकता है, एक मिलिट्री पायलट का फील्ड हो सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ एक स्क्रीन में नहीं दिखा पाई थी, इस वजह से मैं आपको दोबारा से ये थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके सामने अभी ये जो करंट स्क्रीन है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की अगर आप डिग्री करते हैं तो जो हमारे ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, जो कि बहुत फेमस है और सदियों से फेमस रहे हैं। मैम प्लीज आप अगर ये जो शेयरिंग राइट का है ये नरेंद्र, मैं कर दीजिए। तो ये चौहान सर आप कर सकते हैं, चौहान सर कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके फाउंडर है ना, उन्होंने ही मीटिंग अरेंज करी है। उनके वो अगर चाहेंगे तो उनके नाम के आगे ब्लॉक कर दीजिए उसको। अच्छा, बच्चों प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि फिर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैम एनडीए में इंटरव्यू हिंदी में होता है इंग्लिश में? अभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो बताएंगी मैम बाद में, पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, तो हम इस स्लाइड पे हम लोग चल रहे थे। तो जो ट्रेडिशनल हमारी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके अलावा भी कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, जिन फील्ड्स में आप डायरेक्ट बीएससी करने के बाद आप किसी जॉब में जा सकते हैं, जो कि बहुत फेमस फील्ड्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करती हूँ इसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी में कि इसमें आप क्या क्या किस किस फील्ड में आप यहाँ पे बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। बोल रही जॉब्स, फिर उसके बाद आप अपना करियर बना सकते हैं फैशन इंडस्ट्री में, यानी कि फैशन डिजाइनिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप अपना कुछ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद, जैसा कि आप टेक्सटाइल फील्ड में भी जा सकते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग फील्ड में जा सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन फील्ड में भी जा सकते हैं, फैमिली हेल्थ वेलफेयर फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके बाद आप एक न्यूट्रिशन डाइटिशियन भी बन सकते हैं, फूड एनालिस्ट भी बन सकते हैं, देन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं, मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फील्ड्स हैं, मेरे ख्याल से मैंने कम से कम नहीं तो 20-25 फील्ड का भी नाम ले दिया है। इतने सारे फील्ड्स हैं जो आप बीएससी कम्युनिटी साइंस के बाद कर सकते हैं। और
एक और चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी देना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि बीएससी कम्युनिटी साइंस में गर्ल्स ही ज्यादा अच्छा करेंगी। बीएससी कम्युनिटी साइंस में बॉयज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। इसके बाद का मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या आप लोगों को? नहीं मैम, नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बोल मैम दिखाई दे रही है, दे रही है, दिखाई दे रही है। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो जहाँ पे ये स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है उस पे आप आकर के पिन करेंगे तो आपको फिर दोबारा दिखाई देने लगेगी ये स्क्रीन। मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। मैम नहीं हो रही शेयर, आप शेयर कीजिए एक बार और। ठीक है ना? हाँ जी मैम अब हो गई। हाँ जी अब हो गई। यस मैम, दिखने लग गई। ओके, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है BVSC। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो वेटरनरी साइंस नाम से ही पता चल गया होगा, वेटरनरी यानी कि हम जो एनिमल्स के मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहें, जैसे कि अगर ह्यूमंस मेडिकल फील्ड में के लिए हम MBBS करते हैं, BDS करते हैं, BHMS करते हैं, BAMS करते हैं, तो इसी तरीके से एनिमल्स फील्ड में डॉक्टरी के लिए हम वेटरनरी साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके बाद काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स है जो आपको डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर पे डायरेक्ट आपको जाकर प्लेस करती है सिर्फ BBSC करने के बाद। ठीक है, तो इसकी 62 सीट्स है हमारे यूनिवर्सिटी में और 62 इसका जो एडमिशन होता है, एक तो हमारी जो यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू होता है, और एक नीट का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि पहले एम्स हुआ करता था, और नहीं AIPMT हुआ करता था, तो उसका एग्जाम नीट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप वेटरनरी साइंस में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। फिर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है तो आप देखिए फोर्थ नंबर पे है आपके पास BFSC। मैम आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा आप अपना माइक ऑफ करेंगे तो आपको आवाज साफ आएगी। आप अपना माइक और वीडियो दोनों ऑफ कर दें, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनेगी। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। आप लोग अपना बंद करिए। किरण देवी माइक बंद करो। किरण देवी, चौहान सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। मैम मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा, अगर म्यूट हो जाते हैं सब लोग तो। जहाँ पे नाम है उसी के बगल में आता है, उसी से हो जाएगा। मैम फिर एक एक करके करना पड़ेगा ना, म्यूट ऑल का ऑप्शन भी होना चाहिए यहाँ पे कहीं। मैम जो होस्ट चलिए होता ठीक है है, वही। मैं अभी उज्जवल वर्मा कृपया अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। राम साजन यादव जी आप अपना माइक ऑफ करें। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दो। इस समय जो भी मैम बता रही हैं सब आप लोगों के लिए ही है और आपसे रिलेटेड है। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर फायदा कुछ नहीं है इस मीटिंग का। इसलिए अशोक कुमार माइक ऑफ करिए। बार बार वही कहना पड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं दो लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चे थोड़ा चंचल स्वभाव के भी होते ही हैं, वो पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं या अनदेखे में कर रहे हैं। ठीक है, मैं फटाफट से इसको वाइंड अप कर लेती हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आपके सामने जो नजर आ रहा है वो है BFSC। इसकी फुल फॉर्म है BSc इन फिशरीज साइंस, यानी कि या फिर बैचलर इन फिशरीज साइंस।
फिशरी साइंस, आप ये भी हमारी यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर करती है, इसके लिए पूरा अलग से कॉलेज है, फिशरीज कॉलेज। इसके बाद आप बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप अपना दाखिला ले सकते हैं, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं। जो कुछ कंपनीज है जो बीएससी फिशरीज साइंस के बाद में कुछ कोर्सेज कुछ जॉब्स ऑफर करती हैं। मैम मुझको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बता रहे हो। ठीक है, अभी आप सुनो फिर बाद में। जो मैं आपको पहले पूरा बता देती हूँ, फिर आपको क्या समझ में नहीं आया आप उसको बाद में पूछ लीजिए, ठीक है। मैम वो स्क्रीन नहीं आ रही, बार बार कोई आ जा रहा है बीच में, आवाज तो आ रही है। इंस्पेक्शन एजेंसी है जो कि जॉब ऑफर करती है, मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, फूड सेफ्टी एंड, जब आप कोई भी चीज खरीदते होंगे आप देखते होंगे FSSAI की उस पे मोहर लगी हुई होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी फिशरीज साइंस करने के बाद जॉब ऑफर करती हैं। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी जॉब ऑफर करती हैं बीएससी फिशरीज साइंस करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जो कि मैं बहुत ही डिटेल में थोड़ा मैं बता भी चुकी हूँ, बीटेक, ठीक है। तो 4 ये कोर्सेज तो हैं, बैचलर्स डिग्री जो कि आपको ये जो नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी से हट करके, मतलब यानी कि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं उसमें है बैचलर डिग्री। उसके बाद है बीटेक। बीटेक यहाँ पर टेक्नोलॉजी कॉलेज में काफी सारी ब्रांचेस में है। तो 5th नंबर पे आप देख रहे हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है। ये फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? फूड साइंस में आप साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, उसमें आप रिसर्च जो टेक्निकल फील्ड है या टेक्निकल एस्पेक्ट में आप स्टडी नहीं करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में टेक्निकल एस्पेक्ट में आप स्टडी करेंगे उसको। ये माइक है एक्चुअली, बीच बीच में ये बच्चे कुछ शेयर कर दे रहे हैं ना, वो अपने आप को गायब हो जाता है। ठीक है, तो 5th नंबर पे आपके पास है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, आप कर सकते हैं। बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, एक बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एक बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके बाद आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इसके इन सब के आगे जो नंबर ऑफ सीट्स हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ये सब लिखी हुई है, ठीक है। अभी 45-30 इस तरीके से सीट्स लिखी हुई हैं। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 1 साल में 60 सीट्स हो जाएंगी बीटेक की। तो टोटल 60 स्टूडेंट्स एक ब्रांच में, यानी कि जो नंबर के आगे एक स्ट्रीम लिखी हुई है वो एक ब्रांच है, तो उसमें हर एक ब्रांच में 60 सीट हो जाएंगी, तो 60 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। फिर 11th नंबर पे है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर बीटेक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, और लास्ट वन है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, ये कुछ स्ट्रीम्स हैं, ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं आगे आपके 12th के बाद, जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्री हो गया, या ICR हो गया, या जेई मेंस हो गया, और या फिर आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब इसी में मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया है। एक्चुअली गूगल मीट में ये राइट नहीं होता है कि आप सबको अथॉरिटी उनकी कैंसिल कर दें, इसलिए मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ। वेबएक्स में ये सारी चीजें राइट होती हैं, तो इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन भी नहीं होता है, और शेयर सब लोगों को आपको कर दें, वो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। मैं गूगल मीट में एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसमें ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से। वेबएक्स और जूम में मैं तो करती हूँ इसमें। चलिए जो भी है, अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन अपनी शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, तो करेंटली तो मैं वर्क कर रही हूँ जीबी पंत यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मैंने कुछ समय वर्क किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि वहां जाने के लिए अगर आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करना है, उसमें अपना करियर बनाना है, तो आप क्या करें। बच्चे प्लीज आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। आधे टाइम तो मैं यही स्क्रीन शेयर करना बार बार बहुत डिस्टर्बिंग मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये मिनिस्ट्री है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री है। इसके अंदर काफी सारे परमाणु अनुसंधान केंद्र है। उसी में से एक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपने डॉक्टर होमी भाभा का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसमें जाने के लिए आप दो तरीके से इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो पहले नंबर पे आपके सामने लिखा हुआ है OCES, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। ये 1 साल का होता है। इसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मल BSc करेंगे, बीटेक करेंगे, BSc MSc करेंगे। ठीक है, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जैसे कि आप ब्रैकेट में लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होता है और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग में आपने बीटेक की डिग्री ली है या BE की डिग्री ली है तो आप इस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हैं, इस कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MSc किया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो उससे आप OCES ओरिएंटेशन कोर्स, तो ये ओरिएंटेशन आपकी 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आप साइंटिस्ट C लेवल पे यानी कि आप साइंटिस्ट की तरह वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आप साइंटिस्ट की तरह वहाँ पे वर्क करने लगेंगे। तो जब जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको साइंटिस्ट की तरह वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ही दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा है DGFS। ठीक है, आपके सामने दूसरे नंबर पे लिखा है DGFS। तो DGFS है ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट। ये 2 साल का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद यानी इंजीनियरिंग में सेम वही है, OCES की तरह है, बट थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। इसके बाद भी आप साइंटिस्ट बनेंगे, भारत में ही बनेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही बनेंगे। लेकिन इसमें और OCES में क्या डिफरेंस है, OCES में आप बीटेक करने के बाद एग्जाम देंगे। OCES का आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो HPNI यानी कि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में होगी, 1 साल की ट्रेनिंग। उसके बाद आप साइंटिस्ट C की पोस्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, DGFS में क्या अंतर है, DGFS में आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो कोर्स होगा, वो आप 1 साल का कोर्स वर्क तो आप करेंगे HBNI में, लेकिन अपना जो प्रोजेक्ट होगा, जो 1 साल का रिसर्च वर्क होगा, वो करेंगे आप किसी भी हेल्पिंग बॉडी में, जो कि हमारे मेन IITs उससे कनेक्टेड हैं और एक ICT इंडियन केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई का कनेक्टेड है। वहां जाकर के आप अपनी पढ़ाई करेंगे। इसीलिए ये 2 साल का है। 1 साल तो सेम OCES वाला हो गया, 1 साल आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी HBNI में। उसके बाद आप 1 साल का प्रोजेक्ट वर्क करेंगे किसी IIT में, किसी भी बड़ी संस्था में। वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप साइंटिस्ट C की पोस्ट पे एब्जॉर्ब ना होकर के डायरेक्ट साइंटिस्ट D की पोस्ट पे एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि उससे एक लेवल ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। जो साइंटिस्ट C की पोस्ट है वो 5400 GPA में, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए, चलो बच्चों के लिए तो आई थिंक ये नहीं होगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं OCES और DGFS, जिससे आप आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन या तो आप BSc MSc कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद आप OCES लिख सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, उसके बाद आप OCES DGFS
के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो पर्सनल मैं जान पाई, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो साइंस, इन लोगों के लिए काफी स्कोप है। अगर आपने बायोलॉजी में कुछ स्पेशलाइजेशन किया है, फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आप जान ही पा रहे हैं परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा डायरेक्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोगों के लिए बहुत स्कोप है और बहुत ही ज्यादा डिमांड है इस फील्ड में। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर ही जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद जाया जा सकता है, फिजिक्स की पढ़ाई यानी बीएससी एमएससी फिजिक्स करने के बाद भी जाया जा सकता है, केमिस्ट्री करने के बाद भी जाया जा सकता है। फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी एम मतलब है मैकेनिकल, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी ई मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बाद भी जाया जा सकता है। भूपेंद्र शाही, आप प्लीज स्क्रीन शेयर ना करें। भूपेंद्र शाही, ठीक है। इसी सीक्वेंस में बायो साइंसेस वाले भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट सेफ्टी एक कोर्स बीएससी एमएससी या बीएससी ऑनर्स न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर साइंस भी होता है, डीयू ऑफर करता है उसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो परस्यू करने के बाद भी आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं। फिर जियोलॉजी करने के बाद भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जा सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मैंने कोई सा ऑप्शन चूज नहीं किया था। मैं जिस वजह से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मैंने काम किया वो था DGFS PhD। मैंने पहले बीटेक किया। बीटेक मैंने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल से किया। फिर मैंने एमटेक किया। एमटेक मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से ही किया है। उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में पहुंची। उसके लिए मैंने DGFS PhD का एग्जाम दिया था। तो ये आपका एक और एग्जाम जो होता है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कंडक्ट करवाता है HBNI के कोलैबोरेशन में, यानी HBNI के साथ, यानी होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के कंडक्ट करवाता है DGFS PhD का प्रोग्राम। तो इसमें बीटेक एमटेक करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, बीएससी एमएससी करने के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचडी तो पता ही है डॉक्टरेट डिग्री होती है। तो पीएचडी करने के बाद भी आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। इसमें आपको फिर जो जॉब के लिए दोबारा कोई पेपर लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है। उस इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट साइंटिस्ट D लेवल की पोस्ट पे अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप ये सारी चीजें करने के बाद भी नॉर्मल ग्रेजुएशन, यानी कि आप बीएससी एमएससी करने के बाद भी अगर आपको बीएससी एमएससी तक भी मौका नहीं मिला या एक्सपोजर नहीं मिला या आपको जानकारी नहीं मिल पाई कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए, उसके बाद भी आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद भी आप अपना करियर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये सब बताने से आपको काफी हेल्प हुई होगी। इन केस अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी इन फील्ड से रिलेटेड है, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जो स्पेशलाइज्ड होंगे इन फील्ड में, वो उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीजों के साथ में मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा होता है कभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक हो जाए। अभी बहुत सारी फैक्टफुल बातें हो गई, हो सकता है बोरिंग भी आपको लग रहा हो, क्योंकि इस एज में बच्चों के लिए ये सारी चीजें मतलब 100% समझ में आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको वक्त लगेगा ये सारी चीजें समझने में, ये सारी चीजों को जानने में, एक्सप्लोर करने में। तो मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आज की डेट में अगर आप नहीं जान पा रहे हैं और अगर आपने ये सोच लिया कि हमें तो कुछ भी नहीं पता है तो आप आगे भी नहीं जान पाएंगे। आप लगे रहिए, जैसा कि कल शैलेश पांडे जी ने भी कहा, आप लगे रहिए। लगे रहना मतलब हार्ड वर्क
तो करना ही है, हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसा कि मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लिया कि हम दीवार में एक कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम कील ठोक रहे हैं, अब वो कील अंदर नहीं जा रही है दीवार में, हम तो उसमें लगे हैं, हम ठोकने में लगे हैं कील, लेकिन कील तो अंदर नहीं जा रही है। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट, क्या पता उस कील के पीछे बीम हो, है ना, तो वो कील अंदर नहीं जाएगी, हम थोड़ा सा उस कील को शिफ्ट करेंगे तो वो कील अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो दीवार है वो है आपका रास्ता जो आप अपने करियर की तरफ जाने के लिए बनाते हैं, और जो कील है वो आपकी मेहनत है। तो आप मेहनत अगर गलत रास्ते यानी गलत डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ पाए। तो आपको ये जानने की, ये समझने की, ये गाइडेंस की जरूरत है कि क्या जिस रास्ते की तरफ आप बढ़ रहे हैं वो ही सही रास्ता है, या क्या पता मैं दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ूं तो वो मेरे लिए सही रास्ता होगा। थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे कि हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट आपका किस चीज में है वो देखिए, आपको किस चीज को करने में खुशी मिलती है वो देखिए, आप किस चीज में अच्छे हैं वो देखिए। तो इंटरेस्ट जानने के साथ साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ये क्या मेरा सिर्फ ये मेरा इंटरेस्ट है, या मैं इसको जॉब की तरीके से करूंगा या करूंगी तब भी मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कि मुझे गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं गाना गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो क्या मैं गाना यानी सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बना पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मुझे तब भी पसंद है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हमें कोई चीज पसंद है या हमें किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो तब क्या हम उसको करियर की तरीके से इंटरेस्ट में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा सा जानने की जरूरत है। बाकी तो मैंने आपको काफी बताने की कोशिश करी है, अब देखती हूँ कितना मेरा मैसेज कन्वे हो पाया। तो एंड में बच्चों अगर कौन कुछ कह रहे थे बीच में कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके।